हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी एआरओ यूपीआरओ एआरओ एग्ज़ाम को टारगेट करके यह श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि आपके फुल डिटेल में सॉल्व किए जाएंगे। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा डे फर्स्ट है, जिसमें आपको ये जो पैटर्न दिया जाएगा वह एकदम एग्ज़ाम के जैसा होगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ कि कैसा हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण के बारे में आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला दिया गया है कि यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। दूसरा आता है कि इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा इसमें दिया गया है कि यह सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और चौथा आता है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कूट आपका सही है। तो आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन बी आएगा कि इसमें 1, 2, 3 तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण निम्न हैं। कौन कौन से आते हैं राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण? पहला तो आता है कि यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। दूसरा आता है कि इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार होती है, तथा तीसरा आता है कि इसमें सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। तो इसके साथ ही आपके तीनों ही कूट सही है। तो ऑप्शन सी इसके अंतर बी आपका उत्तर होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था। तो इसमें आपको बताना है कि कौन थे इनमें से। तो ऑप्शन ए इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसमें आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, जो कि शिक्षा विभाग का प्रथम मंत्रिमंडल में, इन्हें शिक्षा विभाग में मंत्रिमंडल में नियुक्त किया गया था। कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल ये कब गठित हुआ था? 1947 में इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसमें शिक्षा विभाग में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को यह विभाग सौंपा गया था। और स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में 1946 में जो गठित हुआ था, उसमें शिक्षा विभाग सी राजगोपालाचारी जी को सौंपा गया था। और 1947 के बाद जो गठित हुआ था, उसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को यह मंत्रिमंडल सौंपा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, जिसमें ऑप्शन ए आता है राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ, ऑप्शन बी आता है महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्तियाँ, ऑप्शन सी आता है राज्य विधानसभा को आहूत करना, स्थगन करना और भंग करना, ऑप्शन डी आता है कि दंड के लिए क्षमा, प्रतिलंबन, विराम और परिहार प्रदान करने की शक्ति। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो ए है वह सही नहीं होगा, और ये तीनों हैं वह सही हैं। कि राज्यपाल को राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, जबकि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति करता है। राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करना, स्थगन करना, भंग करने जैसी शक्तियाँ एवं किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम करना या दंड की प्रकृति में परिवर्तन की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किंतु राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती हैं वह राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल दंड को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता है। तो ये सभी शक्तियाँ इसमें राज्यपाल में निहित होती हैं, लेकिन दंड को पूर्ण स्वरूप में माफ़ करने की जो शक्ति होती है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए आएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान में उद्देशिका, जो कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, में भारत का वर्णन किस रूप में करती है। इसके अंतर्गत पहला आता है प्रभुता संपन्न गणराज्य, दूसरा लोकतांत्रिक गणराज्य, तीसरा समाजवादी गणराज्य, चौथा आता है धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कूट आपका सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा सही है। जैसे भारत के संविधान की उद्देशिका, जो कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, वहाँ मूलतः उस समय भारत के संविधान में प्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में करती है। और फिर जब वो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस टाइम पर इसमें संशोधन किया गया और उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो ये दोनों शब्द जोड़े तो गए हैं, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके तहत हुआ था। इसके साथ ही एक
पंथ निरपेक्षता के साथ ही उसको भी अखंडता को भी जोड़ा गया था। और मूलतः संविधान में प्रभुता संपन्न और इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन ए आता है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आता है कोई भी वृत्ति करने का स्वतंत्र होना, ऑप्शन सी आता है अपनी पसंद के धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र, और ऑप्शन डी आता है कि संगमों अथवा संघों को बनाने की स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत आपको अपना उत्तर देना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह सी आएगा, क्योंकि इसमें सी ही इसमें से सभी कथनों में से नहीं होगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, जबकि उपरोक्त सभी इसमें तत्व शामिल हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है कि सामाजिक न्याय, फिर ऑप्शन बी आता है आपका आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी आता है राजनीतिक न्याय, और ऑप्शन डी आता है धार्मिक न्याय। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द है जो उल्लेखित नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी आता है, क्योंकि इसमें धार्मिक न्याय नहीं है। इसमें प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द आते हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा को दिखाया गया है, जो कि न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ली गई है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न में से कौन कौन सा कथन असत्य है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए आता है इसमें कि उद्देशिका संविधान का एक अंश है, ऑप्शन बी आता है कि इसे संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, ऑप्शन सी आता है कि 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, और ऑप्शन डी आता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द सदैव उद्देशिका का अंश था। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि इसमें पंथ निरपेक्षता शब्द को उस उद्देशिका का अंश नहीं है, इसको बाद में जोड़ा गया था कि पंथ निरपेक्षता जो शब्द है ये उद्देशिका को संविधान के एक अंश के रूप में तो देखा जाता है, लेकिन इसमें संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया था। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है, ऑप्शन बी आता है लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, और ऑप्शन सी आता है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, और ऑप्शन डी आता है कि राज्यसभा में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसमें आपको कौन सा सही नहीं होगा, इसमें आप बता सकते हैं कि ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोकसभा में मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सदस्य होते हैं कि भारतीय संसद जो है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2021 की थीम हमारे समाधान प्रगति में है, इसकी थीम। तो इसके अंतर्गत आपको ऑप्शन है आपका पहला वाला सही है, आपका दूसरा गलत है कि इसमें जो उत्तर दिया गया है ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत व्यवस्था को शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको 2022 की, 2023 की और इसकी थीम को देखना है। अब आता है कि क्वेश्चन कि निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी आता है बी.एन. राव। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी गई है, और के.एम. नाम्बियार ने कहा है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो ये सभी के द्वारा कथन कहे गए थे। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था। पहला आता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा आता है गोरवाला समिति, ऑप्शन सी आता है कृपलानी समिति, और ऑप्शन डी आता है संथानम समिति। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा कि इसमें संथानम समिति होगा।
कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए संतानम समिति की संस्तुति पर यह गठित किया गया था और इस समिति में 1964 में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित करके इस आयोग की स्थापना की गई थी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए कहा गया है। इसमें पहला दिया गया है जॉर्डन की मृत घाटी, होस्ट पर्वत, ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्लॉक पर्वत। ऑप्शन सी जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, रैंप घाटी। और ऑप्शन डी यूरोप का हार्ज पर्वत, ब्रंस घाटी। तो इसमें आपको सही सुमेलित बताना है। तो इसके अंतर्गत ये आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको आप देख लेंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए होगा वह सही होगा कि जॉर्डन घाटी जो है वह एक भ्रंश घाटी है। जॉर्डन घाटी एक भ्रंश घाटी है। ब्रह्मपुत्र घाटी जो है वह रैंप घाटी है। और जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वह ब्लॉक पर्वत है। और जो यूरोप का हार्ज पर्वत है वह हार्स्ट पर्वत के रूप में आता है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन ए सही होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कहता है कि आग्नेय चट्टानों को प्रारंभिक चट्टानें कहा जाता है। दूसरा आता है कि प्राथमिक सेलों में सोना तथा प्लेटिनम आदि का अभाव होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन हो सही होगा, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा कि इसमें केवल एक ही सही है। दूसरा इस कारण से सही नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत प्राथमिक सेलों में लोहा, निकिल, सीसा, तांबा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम आदि पाया जाता है और ये चट्टानें आर्थिक रूप से उपयोगी मानी जाती हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान है। तो इसमें से आपको बताना है कौन कौन सी अवसादी चट्टान है। पहला आता है लोयस, दूसरा आता है मोरेन और तीसरा आता है स्लेट। तो इनमें से बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही होगा क्योंकि पहला व दूसरा मतलब लोयस और मोरेन आपकी अवसादी चट्टानें हैं कि और स्लेट जो है वह रूपांतरित चट्टान है। स्लेट आपकी रूपांतरित चट्टानों में आती है। लोयस जो है वह गर्म और शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा निर्मित होती है, जबकि जो आपकी मोरेन या हिमोड होते हैं वह ग्लेशियर के अपरदन से मोरेन चट्टानों का निर्माण होता है। तो लोयस किसके द्वारा, वायु के द्वारा, और मोरेन जो होती है वह ग्लेशियर के अपरदन से निर्मित होती है। तो ये अवसादी चट्टान है। जो स्लेट जो है आपकी रूपांतरित चट्टान है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें दिखाया गया है कि लेकोलिथ, बैथोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही सुमेलित है। तो इसमें आपको देख लेंगे और इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि इसमें जो आपका लेकोलिथ होगा वह एक छत्रक के समान गुंबदाकार संरचना होती है। बैथोलिथ जो होता है वह गुंबदाकार रूप होता है। फेकोलिथ जो आता है वह पर्वतीय स्वरूप, अवनति और अभिनति होती है। फिर आता है जो आपका लेपोलिथ जो कि आपके 10 तरी आकार का जमा होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन भी सही होगा। अब आता है क्वेश्चन आपका कि भारत में राष्ट्रीय लाख अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी आता है झारखंड, ऑप्शन डी आता है सी आता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आता है कर्नाटक। तो इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर लाख अनुसंधान केंद्र है। तो ऑप्शन बी आएगा कि यह झारखंड में है कि भारत के राष्ट्रीय लाख अनुसंधान केंद्र झारखंड राज्य में रांची के नामकुम नामक स्थान पर स्थित है। लाख के उत्पादन में झारखंड राज्य का अग्रणी राज्य है और लाख कीट का पालन पलाश, कुसुम, बबूल, बरगद के वृक्षों पर किया जाता है। और इस संस्थान की जो स्थापना है वह 20 सितंबर 1924 को की गई थी। कब की गई थी? 20 सितंबर 1924 को इस अनुसंधान की स्थापना की गई थी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि क्या आपका उत्तर होगा। इसमें पहला कथन दिया गया है कि सूर्य की ऊपरी सतह जो दिखाई देती है वह प्रकाश मंडल कहलाता है। और दूसरा आता है कि प्रकाश मंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस का बना होता है। और ऑप्शन जो तीसरा आता है कि सूर्य किरीट या कोरोना किरणों को विकीर्ण करने की क्षमता रखता है। तो इसमें से आपको सत्य कथनों का चुनना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि इसमें तीनों ही कथन आपके सत्य हैं कि जो सूर्य एक गैसीय पिंड होता है और सूर्य की ऊपरी सतह जो दृश्य योग्य होती है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसी सतह से इस किरणों का विकिरण भी होता है और प्रकाश मंडल का ऊपर का भाग वर्णमंडल कहलाता है। यह भाग मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस का बना होता है। सूर्य ग्रहण के समय जब प्रकाश मंडल ढक जाता है तो सूर्य किरीट या कोरोना दिखाई देते हो और कोरोना किरणों को विकीर्ण करने की क्षमता रखता है। तो इस कारण से आपके तीनों ही कथन सत्य हैं। अब आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर का कि भूपर्पट्टी या क्रस्ट पर पाए जाने वाले तत्वों के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो इसमें सूची 1 और 2 दी गई है। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी एक दूसरे से सुमेलित है।
जिसमें सूची एक की है आपको डायरेक्ट ही उत्तर बता देते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, तो वह 46.71%। सिलिकॉन जो होती है वह 27.69%। और जो आपका एल्यूमिनियम है वह 8.07 और लोहा 35.05% पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होता है। दूसरा कथन आता है कि बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसका आपको चुनाव करना है। तो इसमें आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी आएगा कि इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। क्या आपको बता दें कि जो पृथ्वी पर दो तरीके के बल कार्य करते हैं। कितने तरीके के बल कार्य करते हैं? दो तरीके के बल कार्य करते हैं, जिसमें एक बल होता है अंतर्जात बल, दूसरा होता है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में तथा बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है। अंतर्जात बल भूतल पर विषमताओं का सृजन करता है और जो बहिर्जात बल होता है वह पृथ्वी सतह पर अपक्षय एवं अपर्दन का सृजन करता है। तो आपका ए और बी दोनों ही उत्तर सही होगा, ऑप्शन सही होगा। अब आता है क्वेश्चन आपका कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बताना है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है 4, ऑप्शन बी आता है 5, ऑप्शन सी आता है 7 और ऑप्शन डी आता है 9। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह आपका बी होगा, क्योंकि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण को मुख्यतः इसे 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति की वितरण और जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया हुआ है। यह जो वर्गीकरण है मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक एवं माध्यमिक मध्यमान पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए आता है हैदराबाद, ऑप्शन बी आता है राजस्थान, ऑप्शन सी आता है गुजरात और ऑप्शन डी आता है नई दिल्ली। तो इसके अंतर्गत आपको अपना उत्तर बताना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि यह जो फसल अनुसंधान संस्थान है वह हैदराबाद में स्थित है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना पाटन चेरू हैदराबाद में की गई थी, जबकि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में स्थापित है। तो इसके संदर्भ में इसका एनालिसिस है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौसम के आधार पर भारत में चावल की कितनी किस्में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए आता है 4, ऑप्शन बी आता है 2, ऑप्शन सी आता है 3 और ऑप्शन डी आता है 5। इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो आपके मौसम के आधार पर भारत में चावल की किस्में हैं वह 3 तरीके की होती हैं। चलिए तो जानते हैं वह 3 तरीके की कौन कौन सी किस्में होती हैं, जिसमें शीतकालीन जिसे अगहनी या अमन कहा जाता है, दूसरी आती है शरतकालीन जिसे कुवारी या ओस कहा जाता है, तीसरी आती है ग्रीष्मकालीन जिसे बोरो कहा जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल और असम राज्य में चावल की तीनों किस्में जिसमें अमन, ओस और बोरो को उगाया जाता है। तो कौन कौन सी 3 फसलें हैं? अमन, ओस और बोरो। अमन, ओस और तीसरी आती है बोरो। तो ये 3 प्रमुख फसलें आपकी आती हैं। इतने आधार पर आपकी चावल की किस्में होती हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ताप विद्युत केंद्रों में से गैस आधारित ताप विद्युत केंद्र नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ताप विद्युत केंद्र नहीं है जो कि गैस आधारित हो नहीं होगा। ऑप्शन ए आता है कवास, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी आता है कायमकुलन और ऑप्शन डी आता है तालचेर। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन डी है वह तालचेर होगा, क्योंकि तालचेर अंगुल उड़ीसा में स्थापित कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र है, ना कि यह गैस आधारित है। और अन्य जो हैं जैसे कवास जो कि सूरत गुजरात में है, फरीदाबाद हरियाणा में, कायमकुलम जो अल्लपूजा केरल में है, ये सभी जो हैं वह गैस आधारित ताप विद्युत केंद्र हैं। और ताप विद्युत केंद्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1975 में NTPC मतलब कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना की गई थी। अब आता है आपका क्वेश्चन सूची 1 और 2 के अंतर्गत, जिसमें पूछा गया है, जिसमें अनुसंधान ए और केंद्र और स्थान दिए गए हैं। जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है पहला कि रमन अनुसंधान केंद्र मुंबई, दूसरा हाई एल्टीट्यूड रिसर्च हैदराबाद, गुरुजल बोर्ड गुलमर्ग और परमाणु पदार्थ निर्देशालय बेंगलुरु। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है तो इसमें कैसा किस तरीके से आपका सुमेलित होगा।
तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वो सम्मिलित होगा, क्योंकि इसमें एक दूसरे का मिलान हम बता देते हैं आपको कि जिसमें रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, बेंगलुरु में रमन अनुसंधान संस्थान है। फिर दूसरा आता है हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर जो है आपका वह गुलमर्ग में है, गुलमर्ग में आता है। फिर जो आपका गुरु जल बोर्ड है वह मुंबई में स्थित है, और जो आपका परमाणु पदार्थ निदेशालय है वह हैदराबाद में स्थित है। अब आता है और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसमें आपको बताना है कि किसका निर्माण निक्षेपण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए आता है आकार की घाटी का, ऑप्शन बी आता है लेपीज का, ऑप्शन सी आता है लेटेराइट्स का, और ऑप्शन डी आता है स्टेलेगमाइट का। तो इसमें आपको बताना है कि किसके परिणाम स्वरूप इसका निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है। अब इसमें आता है आपका ऑप्शन डी जो होगा वह सही होगा। तो चलिए इसकी डिटेल को जान लेते हैं कि जो आपका स्टेलेगमाइट का जो निर्माण है वह कास्ट क्षेत्रों में गुफाओं की छत से टपकने वाले चूने मिश्रित जल में एकत्र होने से होता है। तो इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसका निर्माण कास्ट क्षेत्रों में गुफाओं की छत के टपकने वाले चूने मिश्रित जल के एकत्र होने से होता है, जबकि अन्य सभी का जो निर्माण है वह सभी अपर्दन की प्रक्रिया के कारण होता है। और आपका स्टेलेगमाइट है उसका चूने के एक मिश्रित जल के निर्माण से होता है, जो कि कास्ट क्षेत्रों की गुफाओं में छत के टपकने से। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन होगा, जिसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सौर विकिरण की मात्रा और ऊर्जा में भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, जिसमें ऑप्शन ए आता है, मतलब कि पहला कारक दिया गया है सूर्य की किरणों का कोण, दूसरा आता है पृथ्वी की भूभाग प्रकृति, तीसरा आता है वायुमंडल की पारदर्शिता, चौथा आता है ढाल की स्थिति, और पांचवा आता है तुंगता का होना। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कूट आपका सही होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका कूट है वह डी होगा, क्योंकि ये जो तीनों कथन है वह तीनों ही सत्य हैं कि आपका जो सभी कारक हैं जो कि पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा और ऊर्जा में भिन्नता के लिए एक उत्तरदायी कारक है। सतह पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 320 वाट प्रति वर्ग मीटर एवं ध्रुवों पर 70 वाट वर्ग मीटर तक पाए जाते हैं। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सूर्य की किरण का होना, पृथ्वी की भूभाग प्रकृति, वायुमंडल की पारदर्शिता, ढाल की स्थिति और तुंगता। इसमें तीनों पांचों ही एक दूसरे से सुमेलित हैं। यहाँ पर ये श्रृंखला फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे मतलब कि कल और भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जब तक आप हमारे चैनल पर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।